दोस्तों ईरान ने इजराइल के ऊपर 100 से भी ज़्यादा मिसाइलों से अटैक किया है और ईरान का दावा है कि भैया उसने मोसाद के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है। लेकिन इजराइल का दूसरी तरफ कहना है कि उसने ईरान की तरफ से जो भी मिसाइलें आई थी उनमें से ज़्यादातर को अपने आयरन डोम के जरिए नष्ट कर दिया है। और दोस्तों ये उसका बदला माना जा रहा है जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ को मार गिराया था। अब दोस्तों आपके मन में भी सवाल आएगा यार कि इजराइल ने तो लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह के चीफ को मारा था, तो भैया ईरान को उससे क्या प्रॉब्लम हो गई जो उसने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। हालांकि दोस्तों ईरान और इजराइल कभी आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, इतने गहरे दोस्त हुआ करते थे कि दोस्तों जब इजराइल बना था 1948 में उसको मान्यता देने वाले मुस्लिम देशों में तुर्की के बाद ईरान ही था। लेकिन फिर दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि दोनों दोस्त आपस में कट्टर दुश्मन बन गए और इन सब के बीच में लेबनान कहां से आ गया। तो दोस्तों सारा कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो के लिए एक लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियोज़ लगातार मिलती रहें। दोस्तों ईरान और इजराइल की दुश्मनी की जड़ें काफ़ी गहरी हैं और इनको समझने के लिए हमें काफ़ी पहले जाना होगा जब इजराइल बना भी नहीं था। अब दोस्तों इजराइल ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पर इसके आसपास जितने भी देश हैं सारे ही मुस्लिम देश हैं और ये एक छोटा सा यहूदी देश है। जब 1948 में इजराइल बना तो उस समय पर ईरान के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने इजराइल के जो राष्ट्रपति थे उनके साथ गहरे संबंध स्थापित कर लिए, क्योंकि एक तरफ इजराइल को भी चाहिए था कि भैया उसके जो आसपास के पड़ोसी हैं उनके साथ वो अच्छा व्यवहार करे, अच्छे संबंध बनाए, जिससे उसको आगे चलकर काफ़ी आसानी हो। साथ ही साथ ईरान भी यही चाहता था कि भैया उसका जो पड़ोसी है वो उसके साथ अच्छे संबंध रखे। उस समय पर इजराइल और ईरान आपस में अच्छे दोस्त बन चुके थे। एक तरफ जहाँ इजराइल ईरान को अच्छी टेक्नोलॉजी और बाकी सारे जितने भी उनके पास इक्विपमेंट थे उनकी सप्लाई किया करता था, वहीं ईरान इजराइल को काफ़ी सारा तेल दिया करता था। अब दोस्तों 1979 तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन उसके बाद चीज़ें गड़बड़ होनी शुरू हुई जब ईरान में इस्लामिक क्रांति का उदय हुआ। दोस्तों उस समय पर अब के जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं यानी कि आयातुल्लाह खमैनी, इन्होंने अपने जो राजा थे शाह उनका तख्ता पलट करके सरकार अपनी बना ली और साथ ही साथ ईरान में शरिया कानून लागू कर दिया, क्योंकि दोस्तों आयातुल्लाह खमैनी ये पूरी तरह से इस्लामिक कट्टर सोच वाले थे। इसलिए इन्होंने इजराइल के साथ, क्योंकि वहाँ पर यहूदी रहा करते थे, और इन्होंने इजराइल से सारे संबंध तोड़ दिए। साथ ही साथ इन्होंने इजराइल से जो ये लेते थे और जो भी ये सामान देते थे उन सब पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया। यहाँ से ईरान और इजराइल के रिश्ते में खटास आनी शुरू हो चुकी थी। ईरान ने इजराइल के जो नागरिक थे उनको पासपोर्ट देना भी बंद कर दिया ताकि भैया कोई भी इजरायली ईरान ना आ सके। साथ इजराइल का जो दूतावास था तेहरान में उसको भी बंद कर इजराइल वाले दूतावास को PLO को दे दिया, यानी कि भैया फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो इजराइल के साथ लड़ रहे फिलिस्तीनी थे, जिन्होंने अपना एक अलग संगठन बनाया हुआ था PLO के नाम से, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और उनके आपस में लड़ाइयाँ चल रही थी। इस तरह से फिर ईरान इजराइल से सीधा न लड़कर उसके दुश्मन का साथ देकर उससे इनडायरेक्टली लड़ रहा था। हालांकि दोस्तों इन कुछ घटनाओं के बाद भी ईरान और इजराइल की दोस्ती उस समय पर इतनी अच्छी हुआ करती थी कि जब ईरान का इराक के साथ युद्ध हुआ तो उसमें भी इजराइल ने ईरान की मदद की। हालांकि वो डायरेक्ट रूप से तो मदद नहीं की, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने ईरान को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। इतना सब कुछ होने के बाद भी दोस्तों 1990 तक इजराइल के मन में ईरान के प्रति कोई भी ऐसी दुश्मनी वाला भाव नहीं था, क्योंकि उस समय पर इराक में अपने आप में सबसे बड़ा डिक्टेटर था सद्दाम हुसैन और इजराइल और अमेरिका का सारा फोकस था कि भैया किसी भी तरह से सद्दाम हुसैन को हटाया जाए। और इसीलिए अमेरिका और इजराइल ने दोनों ने ही सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए ईरान का पूरी तरह से सपोर्ट किया, उसको एक से एक हथियार भी मुहैया कराई, टेक्नोलॉजी भी मुहैया कराई। और जब फाइनली सद्दाम हुसैन का फांसी पर लगाया गया तो फिर उसके बाद जो ईरान के पास टेक्नोलॉजी इजराइल और खुद अमेरिका नहीं दी थी, अब ईरान चाहता था कि भैया हम इस टेक्नोलॉजी का यूज करके परमाणु बम बनाएं, और उन्होंने परमाणु बम बनाने के कार्यक्रम शुरू भी कर दिया था। जब इसकी भनक अमेरिका और इजराइल को लगी तो इनको लगा कि भैया अब मैटर सीरियस हो चुका है, और इसीलिए फिर इन्होंने ईरान के परमाणु रिएक्टर पर हमला करके उसको तबाह भी कर दिया, क्योंकि भैया इजराइल नहीं चाहता था कि अपने जो खाड़ी देश वाला एरिया है उसमें किसी के पास एटम बम आए, क्योंकि अगर किसी और देश के पास एटम बम आता तो जाहिर सी बात है इजराइल के लिए भी अपने आप में बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाता। यहाँ से ईरान और इजराइल की कट्टर दुश्मनी हो गई और फिर ईरान ने
जितने भी आतंकवादी संगठन थे जैसे कि हमास, हिजबुल्लाह, हूती, इनको फंडिंग और सपोर्ट करना शुरू किया ताकि भैया ईरान के सपोर्ट से ये इजराइल पर हमला कर सकें। अब ये तो बात रही दोस्तों ईरान और इजराइल की। अब बात करते हैं लेबनान की। भैया इन सब पचड़ों में लेबनान कहाँ से फंस गया? बात है 1920 की। 1920 में लेबनान पर फ्रेंच लोगों का कब्जा था, यानी कि भैया फ्रांस का कब्जा हुआ करता था। दोस्तों तब ये लेबनान भी नहीं था, ये सीरिया का एक हिस्सा हुआ करता था। और दोस्तों जब फ्रांस के लोग ने यहाँ पर कब्जा कर रखा था तो उन्होंने सीरिया का ही एक टुकड़े को अलग कर दिया और उसको अलग देश बना दिया जिसका नाम उन्होंने लेबनान रखा था। यहाँ से लेबनान की शुरुआत हुई, क्योंकि दोस्तों अब लेबनान में फ्रेंच का ज़्यादा प्रभाव था, तो इसलिए अब लेबनान में अरबी के साथ साथ इंग्लिश और फ्रांस भी बोली जाने लगी। और साथ ही साथ उनका जो कल्चर था वो पूरा यूरोप कल्चर था, यानी कि भैया जितने भी आसपास के देश थे वो एक तरफ जहाँ इस्लाम को फॉलो करते थे, इस्लाम के रीति रिवाजों के हिसाब से चलते थे, वहीं दूसरी तरफ लेबनान जो एक पूरी तरह से मॉडर्न देश था। अब 1943 में जब लेबनान फ्रेंच से आज़ाद होकर एक इंडिपेंडेंट देश बना तो भैया वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि अब लेबनान देश चलेगा कैसे, क्योंकि वहाँ पर 18 अलग अलग तरह की जो समुदाय थे वो रहते थे। सबसे ज़्यादा उनमें 51% ईसाई रहते थे, दूसरे पर 22% सुन्नी मुस्लिम रहते थे और फिर 20% के आसपास शिया मुस्लिम थे। तो भैया कौन देश को चलाएगा, लीडरशिप में कौन कौन बैठेंगे? तो उसका इस तरह से इन्होंने उपाय किया कि भैया जो ईसाई थे सबसे ज़्यादा थे वो राष्ट्रपति बन गया, और दूसरी तरफ जहाँ 22% सुन्नी मुस्लिम थे वो उनमें से एक बंदा प्रधानमंत्री बन गया जो उनका लीडर था। जो शिया मुस्लिम थे वो संसद का हेड बन गया। इस तरह से जितने भी अलग अलग समुदाय से उनके अलग अलग नेता थे उनको हर एक हेड पोजीशन दे दी गई, जिससे कि भैया सबको लगे कि ये देश सबका है। तो इस तरह से लेबनान की जो पूरी सरकार थी वो बनी। और भैया सरकार बनने के बाद लेबनान में एक नया नियम निकाला गया कि भैया जो भी अपने हमारे बैंक में जितना भी पैसा डालेगा हम किसी की भी डिटेल शेयर नहीं करेंगे। यानी कि भैया जो आज स्विस बैंक में है कि भैया कोई भी वहाँ पर काला धन जमा कर सकता है और स्विस बैंक किसी की डिटेल शेयर नहीं करता। यही सब चीज़ें लेबनान में शुरू हुई। इससे भैया वहाँ के बैंकों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगा, साथ ही साथ वो टूरिस्ट हब भी बनने लगा। बेरूत जहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा दंगे चल रहे हैं, बेरूत एक समय पर टूरिस्ट का हब माना जाता था। दुनिया भर से टूरिस्ट लेबनान घूमने आने लगे और इनके जो डेवलपमेंट था वो काफ़ी तेज़ी से होने लगा। दूसरी तरफ जहाँ इनके आसपास के जो खाड़ी देश थे वही अपनी पुरानी सोच के साथ जी रहे थे। दूसरी तरफ लेबनान मॉडर्न तरीके से आगे बढ़ रहा था और इनकी जीडीपी काफ़ी तेज़ी से दौड़ रही थी। लेबनान तो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन दोस्तों जो इनके पड़ोसी थे उनमें काफ़ी उथल पुथल चल रही थी। एक तरफ अगर सीरिया को देखा जाए तो सीरिया में अपने आप में गृह युद्ध चल रहे थे, वहाँ हालात ठीक नहीं थे। दूसरी तरफ अगर पड़ोस में देखा जाए तो इजराइल और फिलिस्तीन इनकी आपस में जंग चल रही थी। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में तो फिलिस्तीन के जितने भी शरणार्थी थे वो भागकर लेबनान में जाने लगे और लेबनान को भी लगा कि यार आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेबनान ने भी जितने भी शरणार्थी फिलिस्तीन से आ रहे थे उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखा और उनको अपने देश में आने दिया। साथ ही साथ सीरिया के साथ भी यही हाल था। जब सीरिया में गृह युद्ध चल रहा था तो सीरिया के लोग भी भाग भाग के लेबनान में आ जाते थे। तो इस तरह से लेबनान में काफ़ी सारे सुन्नी मुस्लिम भी आने लगे और देखते ही देखते मुस्लिमों की आबादी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी। एक तरफ जहाँ शुरुआत में लेबनान में ईसाई सबसे ज़्यादा हुआ करते थे, अब ईसाइयों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी और जो शरणार्थी भागकर आसपास के देशों से आ रहे थे उनसे मुस्लिम जो समुदाय था वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता गया। अब लेबनान में जितने भी शरणार्थी आए थे उनमें शरणार्थियों के साथ साथ कुछ जो विद्रोही गुट थे वो भी आ गए। जैसे कि भैया फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध हो रहा था तो भैया फिलिस्तीन लिबरेशन आर्मी के भी लोग लेबनान में आकर रहने लगे और लेबनान में रहकर ही इजराइल को टारगेट करने लगे। साथ ही साथ सीरिया से भी कुछ जो विद्रोही गुट थे वो भी लेबनान में आकर उन्होंने अपना लेबनान को ठिकाना बना लिया। तो इस तरह से अब लेबनान सिर्फ लेबनान नहीं रह गया, वहाँ पर काफ़ी सारे आतंकी गुट भी पनपने लगे थे। साथ ही साथ फिर जैसे जैसे मुस्लिमों की आबादी बढ़ने लगी तो भैया मुस्लिम की आबादी बढ़ने के साथ ही उन्होंने लेबनान की सरकार पर भी प्रेशर डालना शुरू किया कि भैया जब हमारी आबादी बढ़ रही तो हम में से कोई एक सुप्रीम लीडर बनना चाहिए। तो इस तरह से अब लेबनान जहाँ पर तरक्की और शांति पे अच्छे खासे चीज़ें चल रही थी अब धीरे धीरे चीज़ें वहाँ पर बिगड़ने लगी। एक गुट था PLO यानी कि फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो भैया लेबनान में रहकर फिलिस्तीन के लिए लड़ता था और इजराइल पर हमले करता था। तो भैया इजराइल को भी लगा कि यार फिलिस्तीन के लड़ा के अब लेबनान से हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं
तो इजराइल भी फिर लेबनान के ऊपर हमला करने लगा। अब 90s के दौर तक लेबनान में इस तरह से ही गृह युद्ध चलता रहा और लेबनान एक जंग का मैदान बना रहा। लेकिन फिर 1990 में सऊदी अरब ने पहल की और भैया लेबनान में कुछ शांति समझौते कराए, और उन समझौते के तहत वहाँ पे जितने भी जो ये विद्रोही गुट थे उनका सबका सफाया हो गया, और सफाया होने के साथ ही फिर लेबनान में फिर से चुनाव हुए, और चुनाव होने के बाद फिर से सरकार बनी और लेबनान देश में फिर से सब कुछ पटरी पर आ गया। लेकिन जो एक चीज़ थी वो नहीं मिटी, वो था एक आतंकी संगठन हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह ने अपनी जड़ें लेबनान में इस कदर जमा ली थी कि भैया हिजबुल्लाह का इन्फ्लुएंस वहाँ की सरकार पर तक था। दोस्तों, जितनी भी नई सरकार बनती थी वो चाहकर भी हिजबुल्लाह पर कोई एक्शन नहीं ले सकती थी, क्योंकि अपने आप में हिजबुल्लाह एक पूरी पावर बन चुका था। क्योंकि हिजबुल्लाह के लिए लेबनान एक सेफ प्लेस था, इसीलिए उसने अपना हेडक्वार्टर भी लेबनान में ही बनाया, और जितने भी हिजबुल्लाह के सुप्रीम लीडर थे, बड़े लीडर थे, वो लेबनान में ही रहते। और अभी जो इजराइल ने बम गिराकर हिजबुल्लाह के चीफ को ख़त्म किया वो भी बेरूत में ही किया था। तो इस तरह से लेबनान भी इस पूरी जंग का हिस्सा बना। अब दोस्तों, आपके मन में भी सवाल आएगा कि यार जब इजराइल खुल के लेबनान पर हमला कर रहा है तो भैया दुनिया के जितने भी देश हैं वो सामने क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं कह रहे कि भैया कि तुम किसी भी देश पर ऐसे कैसे हमला कर सकते हो। तो दोस्तों, उसका सीधा सा सिंपल फंडा ये है कि भैया इजराइल कभी ये नहीं कहता कि मैंने लेबनान पर हमला किया है। उसका सीधा कहना होता है कि भैया मैंने लेबनान पर नहीं बल्कि वहाँ पर जो रह रहे आतंकी संगठन है हिजबुल्लाह, हम उस पर हमला कर रहे हैं। और इसी डर से हिजबुल्लाह ने भी अपने कमांडर, जिसकी अभी कुछ दिन पहले इजराइल ने एक बम में उसको मार गिराया था, उसको एक ऐसी खुफिया जगह पर दफन किया है जहाँ पर इजराइल को पता न लगे। क्योंकि अगर इजराइल को पता लग गया कि जहाँ पर उसकी समाधि बनाई है या उसकी कब्र बनाई है, इजराइल उस कब्र को भी बम के जरिए उड़ा देगा। इसीलिए उन्होंने पूरी सीक्रेट तरीके से उसको एक गुप्त जगह पर दफनाया है। अब दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि क्या कभी ईरान और इजराइल की ये दुश्मनी कभी ख़त्म भी होगी या नहीं। तो दोस्तों, इसका एक सीधा जवाब देना तो काफ़ी मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, जब तक ईरान में ये सरकार रहेगी, यानी कि भैया अयातुल्ला खमैनी की सरकार रहने वाली है, तब तक तो कोई ऐसी चांसेस नहीं है कि भैया इजराइल और ईरान एक साथ आपको दिखे। क्योंकि ईरान में पूरी तरह से इस्लामिक कट्टरपन है, और जब तक उनकी ये सरकार नहीं बदलेगी, कोई ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग वाली सरकार नहीं बनेगी, तब तक इजराइल के साथ इनके संबंध ठीक नहीं होने वाले। और सरकार बदलने के साथ ही भारत, अमेरिका जैसे बड़े देश जाकर उनको समझाएं कि भैया आप दुश्मनी छोड़कर एक साथ टेबल पर आएँ, तब जाकर कहीं इन दोनों के बीच दोस्ती हो सकती है। तो दोस्तों, आई होप आप समझ पाए कि भैया ईरान और इजराइल कैसे कभी दोस्त हुआ करते थे और आज के समय पर सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।